Well, good evening, students. Welcome back to my YouTube channel, Devdeep Class again. Devdeep Class is here to present before you another video of a different subject. For those of you who don't know me, my name is Devdeep Bose. I'm a faculty of computer science. But other than that, I do teach other subjects as well that are already addressed below. If any student wants to reach out to me for getting any info about any interested content, they can reach out to me at the aforesaid contact detail given below. So if you want to subscribe my channel, please hit the bell icon and don't forget to subscribe my channel. So without further ado, let's see what we have in store for you today. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बेसिकली विच इज ऑफ क्लास 12 एंड इट इज फ्रॉम द बुक दैट इज पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2. Now, CBSE expected marks wise, this chapter Cold War, which is a very important chapter in terms of world polity, is of the weightage of 8 to 15 marks. तो मान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वर्ल्ड पॉलिटी के अनुसार ये बहुत काम में आएगा क्योंकि इन फ्यूचर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर यूपीएससी एज वेल एज एसएससी, कोल्ड वॉर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है. Now we saw that second world war occurred during the period of 1939 to 45. So उनमें दो ends थे, यानी कि allied forces एक तरफ, axis powers एक तरफ. तो allied forces में USSR और UK were the parts of the allied forces, whereas axis powers Germany, Italy and Japan. तो इनिशियली सुपर पावर्स की बात अगर करें तो यूएस और जर्मनी एट दैट टाइम वर द पिनेकल ऑफ सक्सेस. तो अगर सब कुछ ठीक चलता तो यूएस और जर्मनी ही सुपर पावर्स बनते. बट एवरीथिंग चेंज विद द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान. नाउ द फन फैक्ट फॉर यू इज टुडे, नागासाकी वाज नॉट द इनिशियल टारगेट ऑफ द सेकंड बॉम्ब, दैट इज द फैट बॉय. इट वाज कोकुरा, वन ऑफ द टाउन्स एडजेसेंट टू नागासाकी. नागासाकी के करीब ये टाउन था क्योंकि वेदर वहाँ पे ठीक नहीं था, नासाज था, इसीलिए कोकुरा से उसका नियरेस्ट टाउन नागासाकी को चूज किया गया बॉम्बिंग के लिए. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर दैट व्हाट वर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाइक एंड बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग of the atomic bombs over Japan, particularly Hiroshima and at Nagasaki. Now critics had to say that ये बॉम्ब गिराने का कोई कारण ही नहीं था. It was an unnecessary act क्योंकि Japan was about to surrender, but US को कुछ prove करना था. They had an attempt to overcome the Soviet Union. The Soviet Union was slowly rising in their military power, so they had to overcome the Soviet Union. That is why they did the bombing. So the agenda was to prove supremacy to the Moscow, friends over Moscow. तो US ने bombing क्यों किया था? Just to prove to the Soviet Union that they were also an emerging power and also to prove the military supremacy to Moscow. तो उनको अपना supremacy ताकत दिखाना था मॉस्को यानी तथा सोवियत यूनियन को, इसीलिए उन्होंने ये बॉम्बिंग किया. क्योंकि ये बॉम्बिंग का कोई कारण ही नहीं था. बिकॉज एक कंट्री अगर आपको सरेंडर करना चाह रहे तो क्यों आप बेकार में बॉम्बिंग करोगे. नाउ सपोर्टर्स ऑफ यूएसए हाउएवर सेड कि नहीं ये तो जरूरी था. इट वाज अ नेसेसरी एक्ट बिकॉज दिस वाज द एक्ट दैट वुड ब्रिंग द वॉर टू अ क्विक एंड. बट आप सोच के देखिए कि इधर ये कहा जा रहा है कि लाइफ लॉसेस टू प्रिवेंट फर्दर लाइफ लॉस टू ब्रिंग द वॉर टू एन एंड. लेकिन ये एटॉमिक बॉम्ब गिरने के वजह से कितना कैजुअलिटी हुआ, हाउ मेनी डेथ्स वर देयर, दैट वर ह्यूज इन नंबर. सो द सपोर्टर्स ऑफ यूएसए कुड नॉट क्लियरली जस्टिफाई, वो लोग क्लियरली जस्टिफाई नहीं कर पाए कि क्यों ये बॉम्बिंग जरूरी था. क्योंकि लाइफ लॉस बॉम्ब्स के वजह से और भी ज्यादा था, डिस्ट्रक्शन और भी ज्यादा. शायद ऐसा डिस्ट्रक्शन पूरा दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिला के भी नहीं, शायद मिला के भी वो इतना कैजुअलिटी नहीं हो सकता है जितना ये एटम बॉम्ब गिरने के वजह से हुआ. नाउ दैट क्रिएटेड अ कोल्ड वॉर. ये कोल्ड वॉर क्या था? ये कॉन्फ्लिक्ट था यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में टू शोकेस देयर मिलिट्री सुप्रीमेसी. एंड आइडियोलॉजिकल इसीलिए कहा जाए क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल था.
यूनाइटेड स्टेट्स को लगता था उनका मिलिट्री टेक्नोलॉजी, उनका थॉट प्रोसेस, कैपिटलिज्म मच मोर बेटर देन द कम्युनलिस्टिक अप्रोच ऑफ द सोवियत यूनियन। तो इन दोनों को बीच में टसल हमेशा होता रहा, ठीक है। देयर वाज टसल बिटवीन देम एवरी टाइम, बी इट इन देयर थॉट प्रोसेस और बी इट इन देयर आइडियोलॉजी। Now superpowers basically emerged after the Second World War. हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन were the greatest powers after the World War. So they were called the superpowers. So superpowers were those countries that emerged powerful. Superpowers है जो कंट्री सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सबसे ताकतवर प्रमाणित हुए, उन्हें हम कहते हैं सुपर पावर। एंड विच वेयर द सुपर पावर्स? इट वाज US and the Soviet Union. Now there were huge fears of the Second World War, क्योंकि वो दोनों ही यानी US या सोवियत यूनियन वॉर नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वॉर वेपन्स था, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो इंटेंसिफाई हो गया, ये जो कोल्ड वॉर अगर इंटेंसिफाई होना शुरू हुआ तो किसी हद तक ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, और न्यूक्लियर वॉर यानी कि पूरी दुनिया की तबाही निश्चित है। सो दे फियर्ड दैट इफ द वॉर वुड इंटेंसिफाई देन न्यूक्लियर वॉर इज इनएविटेबल एंड इट वुड कॉज मास डिस्ट्रक्शन। तो इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बोथ US एंड रशिया डिड नॉट वांट द वॉर, ओके, दे डिड नॉट वांट कोल्ड वॉर टू इंटेंसिफाई। तो उन्होंने क्या किया? डिटेरेंस। डिटेरेंस एक प्रकार का इनडायरेक्ट थ्रेट होता है टू कन्विंस द अदर पार्टी नॉट टू यूज द वेपन, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन या फिर बायो वेपन यूज नहीं करने के लिए इनडायरेक्ट थ्रेट्स, ये इसे हम बोलते हैं डिटरेंस, ठीक है। बिकॉज द सुपर पावर्स हैड द कैपेसिटी टू कॉज मास डिस्ट्रक्शन, तो उन्होंने ये डिटरेंस टेक्निक यूज किया, जैसे कि US ने यूज किया था ये एंथ्रैक्स वायरस, एंथ्रैक्स बॉम्ब, बायो वेपन था ये। USSR ने रिसर्च किया था प्लूटोनियम मिसाइल के ऊपर एंड नैनो माइक्रो वायरस। सो दे वर ऑलवेज कमिंग अप विद दिस टेक्निक्स इन ऑर्डर टू स्टॉप द कोल्ड वॉर, ठीक है। ताकि कोल्ड वॉर ना हो, ये डिटरेंस टेक्निक्स के ऊपर हमेशा ये लोग एक दूसरे के ऊपर तोप डालते रहे, ठीक है। नाउ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वी सॉ देयर वर टू पावर ब्लॉक्स। US ब्लॉक को हम लोग कहला रहे थे कि ये था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, द फर्स्ट वर्ल्ड ब्लॉक, क्योंकि पूरी दुनिया कैपिटलिज्म को मानता था, तो इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड ब्लॉक भी कहते थे। उनका मेन सपोर्ट आ रहा था वेस्टर्न यूरोप यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से, एंड आइडियोलॉजी था उनका लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा पॉलिसी है जहाँ पे आप बिलीव करते हैं कि इंडस्ट्रियलिज्म and money and investment from other countries is the way to go for, ठीक है। So that was their thought process. However, the Soviet bloc was communist bloc. Their main support came from Eastern Europe, that is the Soviet dominated countries, and socialism and communism, यानी कि एक तरीके का तानाशाही और एक तरीके का आप उनका जो था कि they believed in their own flourishment of their industry, they disregarded the other country's industry. तो ये था उनका टोटल अप्रोच कि अपना ही राज चलेगा, अपना ही खुद का इंडस्ट्री प्रमोट होगा, which was totally opposite to that of United States. They were quite open, they were welcoming the European countries to do market, they were welcoming them to go to the European countries for market. So total capitalistic approach, and where we are seeing the communistic approach. So that created the two different power blocks. One, the communal power block, whereas the other is the capitalistic power block. Now, however, the US went with the different military alliances, one being NATO. NATO अभी भी बहुत सारा आर्म स्ट्रगल में हेल्प करता है US को, चाहे वो मोगाडिशु का आर्म स्ट्रगल हो, चाहे वो अफगानिस्तान का आर्म स्ट्रगल हो। NATO is always there to help out US. So नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 1949 में फॉर्म हुआ था, एंड 12 मेंबर्स फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, जो ऑलरेडी दिया हुआ है आपके सामने, दे वर द मेंबर्स ऑफ द NATO, and now all together there are 29 members. And also there is a point that you should know
that armed attack to any one of the country, अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री के ऊपर armed attack हुआ तो it will be considered as attack of every one of them. ठीक है, तो कोई भी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होगा तो नेटो के रूल के अनुसार सब कंट्री धावा बोल देगा जो कंट्री के ऊपर अटैक करता है. अंडरस्टूड? सो नेटो वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अलायंस. ओके, so it was formed in 1949 with 12 members from Europe and North America, and it is now having 29 members. However, if any country decides to attack any NATO franchisee country, it will be considered as attack of all the rest countries only. ठीक है? However, apart from NATO, अमेरिका ने और भी अलायंस बनाए, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. CENTO and SEATO was established also to show their supremacy and of military alliance at Southeast Asia and at Middle East. Okay. However, the Soviets were not even quiet. They made Warsaw Pact to counter NATO. They developed relations with China, with North Vietnam and North Korea and Iraq to counter SEATO and CENTO. So all those countries who opposed the American supremacy, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और they were strengthening their tussle over the Americans with the pact. Like Warsaw Pact was one of them, and they also went in pact with China, with North Korea, with Iraq, with North Vietnam to hold their supremacy over the Americans. Now, ये small states क्यों power blocks को join करना चाहते थे? For protection. They wanted military protection, that is why they wanted to join them. They wanted weapons from both of these countries and financial help या फिर economic aid के लिए ये power block को join करने के लिए राजी थे. तो what were the points why they were able to join, why they were wanting to join rather the power blocks? उनको military protection चाहिए था अगर कोई भी युद्ध लगे, weapons चाहिए था as well as financial help के लिए. Now, सुपर पावर्स हमेशा स्मॉल स्टेट्स को हेल्प करते थे टू गेन वाइटल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स. ठीक है, ऑयल एंड मिनरल्स के लिए हमेशा यूज करते थे. टेरिटरी और वेपन्स को एनहांस करने के लिए, स्पाई वर्क के लिए एंड इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए. तो ऑयल मिनरल्स के लिए इनको हेल्प देते थे ये सुपर पावर्स. टेरिटरी एनहांस करने के लिए, वेपन्स ट्रूप्स को अपग्रेड करने के लिए, स्पाई मिलिट्री एजेंसीज को अप्रूव करने के लिए या फिर उनको शक्तिशाली बनाने के लिए, एंड फाइनेंशियल एड फॉर द इकोनॉमिक एक्सपेंसेस. तो सुपर पावर बहुत सारे ऐसे प्रकार के मदद प्रोवाइड करते थे छोटे देशों को. सो एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास दीज आर सर्टेन असाइनमेंट्स आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज सॉल्व. इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीच आउट टू मी and tell your doubts in the comment section. Plus please do solve this assignment as they will be very beneficial for you for your preparation. So with this I come to an end today of today's lesson on part 1 of the Cold War. Okay, so I hope you have liked the lecture and hope you tune in for more content very sooner. That is, tomorrow again we'll be coming up with another subject of another topic, but please do solve this question and don't forget to subscribe my channel, that is Devdeep Classes, for more videos on the related subjects. Subscribe my channel, share my videos as much as you can, and hope you are liking the content, and don't forget to post your doubts in the comment section. With this I would like to take leave for today. Thank you so much for tuning in today.